नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पर जिसका नाम है सवाल पब्लिक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक रोड शो किया। ये रोड शो संसद मार्ग पर NDMC कन्वेंशन सेंटर से शुरू होकर सरदार पटेल चौक पर खत्म हुआ। NDMC कन्वेंशन सेंटर में आज बीजेपी की कार्यकारिणी भी शुरू हुई। वैसे तो ये रोड शो बीजेपी की 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मौके पर बीजेपी के ग्रैंड प्लान का हिस्सा है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस ने नई राजनीति छेड़ दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कल ट्वीट करके कहा, भारत जोड़ो की सफलता से घबराए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी से ये छोटी सी दूरी के रोड शो को शुरू किया है और ये मजाक आयोजित कराया है। ये खोखला कम दूरी का अभिनय वाला आयोजन बस उनके समर्थकों को व्यस्त रखने के लिए आयोजन है। ये जयराम रमेश का व्यंग भरा, कटाक्ष भरा एक ट्वीट था। प्रधानमंत्री पर यह सीधा हमला ऐसे समय में हुआ है जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हैं और अब बस कुछ किलोमीटर की दूरी समर्पण तक है, जो 30 जनवरी के करीब होगा। सवाल आज उठकर आ रहे हैं पब्लिक के कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का क्या जवाब है? क्या दिल्ली में पीएम के रोड शो बीजेपी के मिशन 2024 की शुरुआत दिखाती है? और सवाल यह भी है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो लकीर खींची है, क्या उसे बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती माने या विपक्ष के उन नेताओं के लिए जिन्हें विपक्ष का पीएम मटेरियल बताया जा रहा है? आज यही है सवाल पब्लिक का, राहुल की यात्रा वर्सेस मोदी का रोड शो। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा बहुत सोच समझकर रखा गया है। बीजेपी आगे का क्या प्लान लेकर चल रही है, इसे वहां लगी एक प्रदर्शनी से समझा जा सकता है। प्रदर्शनी के 6 अलग अलग थीम रखे गए हैं। पहला है सेवा, संगठन और समर्पण, और ये बीजेपी अगर आप समझे तो एक मैसेज भी दे रही है। दूसरा थीम है विश्व गुरु भारत। इसके अलावा गवर्नेंस फर्स्ट का थीम भी है, समावेशी और सशक्त भारत का भी एक थीम है, संस्कृति के संवाहक का भी एक थीम है, और जहां विपक्ष में है वहां संघर्ष का थीम है। साफ है कि बीजेपी की सोच बहुत स्पष्ट है। वो जिन बातों को लेकर बढ़ रही है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, सरकार के कामकाज और संगठन की शक्ति शामिल है। इसलिए G20 जैसे आयोजनों को बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी सरकार के काम को जनता के बीच जिस तरह प्रोजेक्ट करती है, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मसलन आज कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने का 2nd एनिवर्सरी है, यानी कि 2 साल पूरे हो गए वैक्सीनेशन ड्राइव के, और इन 2 सालों में इस सरकार ने 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगाने का जो रिकॉर्ड है, वो सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर मोदी सरकार की है। जिस अग्निवीर योजना लागू होने को लेकर 6 महीने पहले हिंसक प्रदर्शन हुए थे, आज प्रधानमंत्री ने उन्हीं अग्निवीरों से पहले बैच को संबोधित किया है। लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से पीएम मोदी की रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। कांग्रेस पीएम मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर रही है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा मोदी के खिलाफ कांग्रेस का सबसे बड़ा अभियान लगता है। इस वक्त पंजाब में मौजूद यात्रा में कल भगत सिंह के भतीजे वीर चक्र विजेता मेजर जनरल श्योनंद सिंह शामिल हुए थे।
आज जो भारत यात्रा निकली है वो महिला शक्ति के नाम पर निकली है। 30 जनवरी को जब इस यात्रा का श्रीनगर में समापन होगा तो उस दिन 23 राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल होने का न्योता भी भेजा गया है। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा का हासिल क्या होने वाला है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने में सफल होंगे? प्रधानमंत्री मोदी से चुनौती मिलेगी या नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन दिलचस्प सवाल तो यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कहीं विपक्ष के पीएम दावेदारों के लिए ही चुनौती ना बन जाए। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह कई बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम पद के योग्य बता चुके हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को पीएम पद के योग्य बताया है, तो ममता ने खुद कहा है कि उनकी सलाह की आदेश है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर 18 जनवरी को एक मेगा रैली करने वाले हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब, केरल के मुख्यमंत्रियों के अलावा जेडीएस नेता कुमार स्वामी और एसपी नेता अखिलेश यादव को न्योता दिया गया है। दूसरे विपक्षी नेताओं की इन तैयारियों के बीच राहुल गांधी कहां खड़े हैं, ये बहस बहुत दिलचस्प है। तो आज पब्लिक उठा रही है सवाल। पब्लिक का पहला सवाल है, क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सबसे बड़े चैलेंजर साबित होंगे? सवाल नंबर 2, क्या भारत जोड़ो यात्रा से प्रधानमंत्री पद के अन्य विपक्षी दावेदारों से राहुल गांधी आगे निकल गए हैं? और सवाल नंबर 3, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बीजेपी का 2024 का रोड मैप अभी से क्या तय हो जाएगा? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आइए इन सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से शलभ मणि त्रिपाठी, प्रवक्ता है बीजेपी के, रोहन गुप्ता प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, विवेक साइलस प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, रिजू दत्ता है प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के। और सबको मैं आमंत्रित भी करती हूं और प्रणाम नमस्कार भी कहती हूं। और रोहन गुप्ता जी, आपका विशेषकर आगमन करती हूं टाइम्स नाउ नव भारत पर, क्योंकि 9 साल के बाद आज कांग्रेस पार्टी दोबारा टाइम्स नाउ के मंच पर आई है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत। रोहन गुप्ता जी, सवाल यह है कि आज जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नर्वस हो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 23 राजनीतिक दलों को न्योता आपने दिया है, उसमें से कई कह चुके हैं कि वो आएंगे नहीं। जनवरी में एक और मेगा रैली होगी केसीआर की, उसमें कई नेताओं के जाने की उम्मीद है। तो नर्वस है कौन, कांग्रेस या बीजेपी? नविका जी, जो आपने बात कही कि जयराम जी ने कहा कि बीजेपी नर्वस है, उसका कारण है आज प्रधानमंत्री जी को सत्ता का रोड शो इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जनता की यात्रा सफल हो चुकी है। और राहुल जी कौन से मुद्दे पे बात कर रहे हैं नविका जी? जनता के मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। हमारा कोई अहंकार नहीं है, हम तो जनता के मुद्दे ले रहे हैं। महंगाई की बात हो, ये आंकड़े जनता के हैं कि दिसंबर में महंगाई का दर सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा है, आज जो देश में जो धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे वो सबसे ज्यादा है। और इस काफी आंकड़े में लेके आए, हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात करें, जेंडर इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल हंगर की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, ये सारे जनता के मुद्दे हैं। हमारा तो कहीं अहंकार है ही नहीं। नर्वस तो उसको होना चाहिए जिसकी सत्ता की राजनीति कहीं ना कहीं हिल रही है। राहुल जी तो एक माध्यम थे, वो माध्यम थे जिन्होंने जनता के मुद्दों को पदयात्रा के माध्यम से एक ऐसा रूप दिया क्या सबको उसकी बात करनी पड़ रही है। हमारा कोई मुद्दा है ही नहीं। ये लड़ाई भाजपा के अहंकार और जनता के बीच में, और हम जनता के साथ में करें। राहुल जी ने कभी अपने आप को आगे नहीं किया। राजनीति अपनी जगह पे है, पर नविका जी कहीं ना कहीं ईमानदारी से भारतीय होने के नाते हमको समझना पड़ेगा, वो जो सरकार के प्रशासक हो, प्रशंसक हो, उनको भी समझना पड़ेगा कि जहां पे सरकार की विफलता है, अगर आज आपने उसके सामने अपने हाथ या विरोध नहीं किया तो देश के लिए आप नुकसान कर रहे हैं। जब मुद्दों की राजनीति करनी हो तो डर काहेगा? हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम तो कहीं अटैक की बात नहीं कर रहे हैं। तो मुद्दों की राजनीति से डर भाजपा को लगना चाहिए। और एक चीज आपने कहा, इतनी पार्टी को हमने लेटर भेजा, मुझे एक चीज बताइए, भाजपा का सबसे बड़ा एलआई कौन है? नाविका जी आपको तो, आप तो जानती हैं, एनडीए में सबसे बड़ा एलआई है 4 जो निर्दलीय एमपी है, वो बचा ही नहीं कुछ, सबको साफ कर दिया। एक होता है भस्मासुर कहा जाता है कि जो आजू बाजू होते हैं सबको, आज एनडीए में बचा क्या है?
मुझे ही लगता है कि भाजपा को अधिकार है कांग्रेस को सवाल पूछने का। हम चाहते हैं सबको देश के लिए जो भी लोग जुड़ना चाहें उसको हम जोड़ के चलना चाहते हैं। भारत जोड़ो का उद्देश्य सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। हम पॉजिटिविटी से चलना चाह रहे हैं। जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहें उसका स्वागत है। शलभमणि त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए रोहन गुप्ता जी को, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जवाबदेही आपकी है और वो सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं। जवाब दीजिए। अब देखिए कितनी सकारात्मक यात्रा लेकर निकले हैं, वो तो आपने देखा है। कैसे पादरी के पास गए जो बोलते थे कि 85% हमारी आबादी हो चुकी है, इसके बाद हम आगे जाएंगे तो क्या होगा। अफजल की फांसी पर जो लोग बहुत दुखी थे, बहुत शर्मिंदा थे, उनको लेकर आए। और मैं तो कहता हूँ चलिए ठीक है, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। 22 दलों को इन्होंने चिट्ठी लिखकर भेजी। किसके दरवाजे पर जाके नहीं गिर रहा है कि हाँ भैया आ जाओ, फोटो फ्रेम में ही आ जाओ, आके केवल खड़े हो जाओ ताकि तस्वीरें मीडिया के सामने चली जाए। पर आप देखिए कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका कारण कांग्रेस पार्टी को खुद सोचना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो सरकार के पक्ष में है उनको भी ईमानदारी से सोचना चाहिए, तो जो कांग्रेस के पक्ष में उनको भी ईमानदारी से सोचना चाहिए कि बहुत सारे पत्रकार मित्र जो सालों से राहुल गांधी जी को कवर कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूछते थे ये राहुल जी कहना क्या चाहते हैं। मैंने राहुल गांधी को मार दिया, पांडवों ने क्या जीएसटी लगाई थी, नहीं लगाई थी, क्या हुआ था, भगवान शिव आ गए, क्या कर। तो जो सालों से राहुल जी को कवर कर रहे हैं वो भी कहते थे इसका मायने क्या। और हमने तो लाइव टेलीकास्ट में देखा कि वो पत्रकार पूछते थे राहुल जी हम ये पूछना चाहते हैं, बोलते नहीं आप समझ नहीं पा रहे हो, आप और गहराई में जाओ, मैंने राहुल गांधी को मार दिया। तो जो पत्रकार सालों से राहुल गांधी जी को कवर करते रहे वही नहीं समझ पाए तो आप देश की जनता को क्या समझाएंगे। और देश की जनता तो देखती आ रही है, 2014 में देखा, 2017 में देखा, 19 में और ज्यादा सीटें लेकर आए। देश की जनता ने देखा है कि अमेठी जो कि आपका गढ़ था वहां पर आपने क्या किया। और यही कारण है कि अमेठी की जनता ने नकारा। मैं कोई नकारात्मक शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन शलभमणि त्रिपाठी जी, जो भी आप चुनाव जीते हैं, नहीं, जो भी आप चुनाव जीते हैं 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, अब वो पहले की बात हो गई। अब आपके सामने चैलेंज है 2024 का, और तब लोग तो हिसाब किताब मांगेंगे। एक तरफ गवर्नेंस का रिकॉर्ड होगा तो दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। और कहीं ना कहीं आज तो कम से कम ये भी सोचने की बात है कि भगत सिंह के भतीजे जी जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो ये भी सोचना पड़ेगा। लेकिन रीजू दत्ता जी, सवाल मेरा ये है कि चुनौती है किसके लिए? नरेंद्र मोदी जो बहुमत का जनाधार पा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जिन्हें कोई भी विपक्षी दल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं मानना चाह रहा, क्योंकि नीतीश कुमार जी खुद योग्य हैं प्रधानमंत्री बनने के, ममता बनर्जी खुद है, केसीआर खुद है। तो चुनौती है किसकी? क्या विपक्ष की चुनौती है कि वो कैसे साझा एक फ्रंट बनाएंगे, या सब एकला चलो रे होगा? देखिए नाविका जी, मैं एकदम साफ बोलना चाहता हूं कि 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है ये बीजेपी के साथ देश की जनता का इलेक्शन होने वाला है। और विपक्ष जो है यहां पर टीवी चैनल्स कहती है कि विपक्ष टूटा हुआ है, पर विपक्ष मुद्दों पे एक साथ खड़ी है, इसमें कोई दौरान नहीं है। एक तरफ आप देखिए मंदिर मस्जिद की राजनीति है तो विपक्ष महंगाई को लेकर राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी अगर पाकिस्तान और औरंगजेब और नेहरू जी को लेकर राजनीति कर रहे हैं तो विपक्ष महंगाई को लेकर राजनीति करे। तो एक तरफ हम लोग जो विपक्ष में है, हम लोग लोगों के मुद्दे और संविधान को बचाने की लड़ाई है, और बीजेपी के लिए संविधान को तोड़ने की और संघीय ढांचा को तोड़ने की लड़ाई है। अभी आगे देश की जनता तय करेगी। और रहा बात आपका कौन लीडर होगा, मैं इतना आपको कहना चाहता हूं कि आज भी अगर आप आंकड़े देखें तो बीजेपी को छोड़ के विपक्ष अगर एकजुट होता है तो उनके पास ज्यादा सीटें हैं। पर अब बात रहा कि कौन लीडर बनेगा, वो बनेगा पूरा जितने पॉलिटिकल पार्टी से वो जिनको चुनेंगे उनको बनेगा। अभी ये बहुत जल्दी है उस नाम को लेने के लिए, पर मैं इतना मानता हूं कि पूरे भारतवर्ष में 200 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी का 1:1 फाइट है, वो कांग्रेस को जीतना है। बंगाल में तृणमूल बीजेपी को हराएगी, रीजू दत्ता जी, ममता जी तो कह चुकी है कि आदेश है अमर्त्य सेन का। ममता जी तो कह चुकी हैं आदेश है अमर्त्य सेन का। उधर राहुल गांधी जो है वो उतरेंगे नहीं। अखिलेश यादव राहुल गांधी जी के साथ जा नहीं रहे हैं, केसीआर के साथ जा रहे हैं।
मैं मानती हूं विपक्ष मुद्दों पर साथ हो सकती है और पार्लियामेंट में कभी कभी होती भी है, लेकिन आप जानते हैं कि इस देश में लीडरशिप पर चुनाव हुआ है पिछली 2 बार, और नरेंद्र मोदी के फेस के बनाम अगर कोई फेस नहीं होगा तो क्या विपक्ष की स्ट्रैटेजी पूरी सक्सेसफुल होगी? नाविका जी, मैं एकदम सीधे तौर पे कहूंगा कि फेस तो होगा इस बार। अब कौन होगा वो जल्दी मतलब इतना जल्दी हम नहीं बता सकते, कोई भी पार्टी नहीं बता सकती विपक्ष की। पर मैं इतना कहूंगा कि जैसे हर नौकरी में एक सीवी होता है ना नाविका जी, तो अगर पॉलिटिकल सीवी पे आप जाएंगे तो 7 बार की सांसद, 4 बार की केंद्रीय मंत्री, 3 बार की मुख्यमंत्री, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, ये सीवी है। और नोबेल लॉरिएट ने कहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में उनके पास सारे गुण हैं। बाकी विपक्ष दल एकजुट बैठ के तय करेगी। चलिए, इशारा साफ है। तो राहुल गांधी का सीवी अच्छा नहीं है। रोहन गुप्ता जी, रिजू दत्ता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का सीवी राहुल गांधी के सीवी से बेहतर है। जवाब दीजिए। देखिए, किसका सीवी बेहतर ये जनता तय करती है, हमारे बोलने से यहाँ कुछ नहीं होता है। और जनता एक चीज देखती है कि कौन लंबी लकीर खींचता है। राहुल गांधी जी ने जब भाजपा का विरोध किया, उन्होंने एक सकारात्मकता से विरोध किया। भारत जोड़ो यात्रा में कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा में पहले दिन से हमने तो मोहन भागवत जी को भी आमंत्रित किया। भाजपा प्रवक्ता ने अपनी बात की शुरुआत कहां से की? हिंदू मुसलमान से की। फिर राहुल जी ने ये कहा क्या, अरे मुद्दे पे आइए ना, क्यों महंगाई से डरते हैं, क्यों बेरोजगारी से डरते हैं? यही तो ये मुद्दे हैं जिससे आपको डर लगता है। आपकी सत्ता की जो विशाख है, ये मुद्दे ही गिराएंगे। कुछ भी कर लें। नविका जी, आप एक चीज मानेंगी, भाजपा ने जितना चलिए, आपने मुद्दे उठाए महंगाई और बेरोजगारी की, मैं उन मुद्दों पर आऊंगी, पर पहले विवेक साइलस जी से पूछना चाहती हूं। विवेक साइलस जी, आप नेगोशिएट कर रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, जो केसीआर का कन्वेंशन होने वाला है तेलंगाना में, अखिलेश जी भी वहां जाने वाले हैं। और अखिलेश जी से जब मैंने इंटरव्यू में 2 हफ्ते पहले पूछा तो उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो राहुल गांधी का पार्टी का कार्यक्रम है, इसमें मैं शुभकामनाएं दूंगा पर जा नहीं सकता। तो राहुल गांधी को ये कहां छोड़ता है और जो विपक्ष की यूनिटी है उसको ये कहां पर छोड़ता है? देखिए नाविका जी, मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में भी बहुत समय है और अभी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, बहुत से समीकरण बदलेंगे। लेकिन रोहन गुप्ता जी की एक बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि चुनाव जो है वो मुद्दों पे ही होगा और होना भी चाहिए देश के लिए। और ये ईद, दिवाली और शमशान कब्रिस्तान की राजनीति से कुछ होने वाला नहीं है, इससे देश को कुछ मिलने वाला नहीं है। और देश ये अच्छी तरह से देख चुका है और जान और समझ भी चुका है। देखिए, समस्याएं बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। सीमाओं की समस्या है, गिरती अर्थव्यवस्था चल रही है, असीमित बेरोजगारी है, जैसे हमें और पैनलिस्ट ने कहा, महंगाई सब देख ही रहे हैं, व्यापारियों की क्या हाल है हमको पता ही है, युवाओं का भविष्य आज दांव पे लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को इस सब मुद्दों पे जवाब देने पड़ेंगे। किसानों की समस्या है, 2018 में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक किसानों की जो आय है दुगनी हो जाएगी। आज क्या हाल है किसानों का? उन्होंने ये भी कहा था कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी हिंदुस्तान की हो जाएगी 2022 तक की, और बुलेट ट्रेन भी चल जाएगी। उन्होंने कहा था हर भारतीय का अपना घर होगा। तो जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी तो उसको इन सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग सवाल इस बात का पूछेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात की है नाविका जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि 14, 17, 19, 22 ये अब इतिहास हो गया। और ये भी बता देना चाहते हैं कि 2022 में अभी 3 चुनाव हुए थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली एमसीडी और हिमाचल प्रदेश दोनों चुनाव हार के आई। और अभी उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में 2022 में, तीन उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, जहां एक सांसद की सीट और जो मार्च में भारतीय जनता पार्टी ने खतौली की सीट जीती थी वो भी भारतीय जनता पार्टी 25,000 वोटों से हार गई। तो देखिए, जनता को कहीं ना कहीं अब यह आभास होने लगा है कि शलभ त्रिपाठी जी इसका जवाब दे रहे हैं। शलभ त्रिपाठी जी, विवेक साइलस जी की पार्टी समाजवादी पार्टी जो ना 17 में जीत सकी ना 22 में, चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को कि आप बाई इलेक्शन में हार गए। जवाब दीजिए विवेक साइलस जी को। देखिए, बाई इलेक्शन में तो रामपुर जो था वो इनका गढ़ हुआ करता था और आजम खान जैसे कद्दावर नेता, इनके बहुत बड़े नेता थे जो बोलते थे कि अगर रामपुर में एक भी दिन प्रचार न करूं तो भी चुनाव जीत के आऊंगा। इस बार रामपुर भी हारे हैं, आजमगढ़ भी हारे। धर्मेंद्र यादव गए थे इनके परिवार से चुनाव लड़ने,
और कितनी बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के निरहुआ ने हरा कर भेजा है। तो ठीक है, वो देश की जनता तय करेगी कौन जीता कौन हारा। बाकी मैं तो 2024 के लिए इतना कहूंगा कि शशि थरूर जी भी इस देश के बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं। शशि थरूर जी ने भी अपना आकलन दे दिया है, उन पर भी विचार होना चाहिए कि शशि थरूर जी ने ऐसा क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाएंगे। उन्होंने सीटों के बारे में ही बताया है, तो ठीक है, उनका अपना आकलन है। हमारा तो मानना है कि बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हम जीतेंगे। और उसके कारण है कि आज आप देखिए कि जिस देश ने सैकड़ों साल तक हमारे ऊपर राज किया, उसको पीछे छोड़कर टॉप अर्थव्यवस्था में, दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्था में भारत पहुंचा है। बहुत सारे लोग हैं, विपक्ष के साथी हैं, इनका काम है मुद्दे उठाना, लेकिन मुद्दा यह भी होगा कि जब धारा 370 हटाया जा रहा था तो कौन 370 के साथ खड़ा था? जब हमारे सैनिक घुसकर चाइना को मार रहे थे, चाइना के सैनिकों को, तो कौन ये कहता था कि नहीं चाइना के सैनिकों ने हमारे सैनिकों को पीटा है? मुद्दा ये भी होगा कि 370 हटने के बाद वहां पर आरक्षण मिला कि नहीं मिला जम्मू कश्मीर में दलितों और पिछड़ों को। ये तमाम सारे मुद्दे होंगे और देश की जनता उसके साथ खड़ी होगी। बिल्कुल। और सवाल ये भी उठेगा रोहन गुप्ता जी के फारूक अब्दुल्ला आपके साथ चलते हैं और उनके भाई साहब आज कह रहे हैं कि जो हुआ पुलवामा में वो एक तमाशा था, वो आर्मी ने खुद करवाया था। तो सवाल ये भी उठेंगे, लेकिन पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश से अभिषेक पांडे का सवाल है, 2024 में कांग्रेस की ओर से अगर राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार होंगे तो पार्टी इसका ऐलान क्यों नहीं कर देती, किस बात का डर है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, सतना मध्य प्रदेश से सर्वेश कुमार का सवाल है, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा अकेले निकाली, क्या 2024 के रण में भी अकेले ही उतरेगी? पब्लिक के सवालों का जवाब दीजिए रोहन जी। नविका जी, पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता ने जो पॉइंट उठाए संक्षिप्त में जवाब देके पब्लिक के जवाब देता हूं। उन्होंने चीन का नाम लिया और ये संयोग नहीं है, भाजपा का प्रयोग है कि चीन से हमारी जो इंपोर्ट्स है वो हाईएस्ट हो गई, दुगना हो गई एक साल में। जब ये डिबेट में आके चीन को गालियां देते हैं, उन्हीं की सरकार के राज में जो इंपोर्ट्स है वो डबल हो गई। तो उसका तो जवाब दे दें। ये इलू इलू क्या है? ये कौन सा प्यार है? ये डोकला वाला प्यार है? ये कपात्रा वाला प्यार है? ये झूले वाला प्यार? ये कौन सा प्यार है? नाविका जी, कुछ बोलने से नहीं होता है, डिबेट में हम आगे कुछ भी बोले। आपकी जो एक्शन है, आपकी सरकार की नीति दिखती है कि अगर चीन से हमारा इंपोर्ट 2 गुना होता है तो आप जनता के सामने जो मुद्दे लेके आ रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। पीएम केयर में जो आप चाइना का फंड लेके आ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, जो चाइना को ढोकला खिलाया उसका जवाब दीजिए, जो फोटो आप किया उसका जवाब दीजिए, और जनता को बताइए कि हमारे जवान जब शहीद हुए तो चीन के साथ व्यापार क्यों बढ़ रहा है, ये सरकार क्या कर रही है। दूसरी बात, उन्होंने काफी मुद्दे उठाए। मैं आज प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे, जो 31 दिसंबर 2022 तक खत्म होने वाले थे, कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी, हर भारतीय के साथ रहने के लिए घर होगा, हर घर में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी होगी, किसान की जो इनकम है वो डबल हो जाएगी, बुलेट ट्रेन रियल होके दौड़ेगी। ये मुद्दे मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किए हैं उसका फोटोग्राफ मैं आपके सामने लेके आया, स्नैपशॉट। तो नाविका जी, मुद्दे जनता जानती है कि क्या है, और उसका छोटा सा ट्रेलर जो इनको अहंकार है जनता के नाम पे, हिमाचल ने वो ट्रेलर दिखा दिया कि जनता मुद्दों की राजनीति करेगी। एक ये शुरुआत है, कब तक आप हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान करेंगे? बहुत बचा लिया पाकिस्तान में आपको सत्ता की राजनीति में, चलिए, बचा पाएगा। जनता ने भी जवाब दिए, जनता ने भी जवाब दिए। रोहन गुप्ता जी, जनता ने भी जवाब दिए हैं। और अगर चीन की बात आएगी तो आपसे भी सवाल होंगे कि डोकलाम के समय आप राहुल गांधी क्यों खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे, एमओयू क्या था क्या नहीं था, ये भी सवाल उठेंगे। सवाल ये भी उठेगा कि आपने बेरोजगारी की बात की, तो राजस्थान में 28.5% की बेरोजगारी है, लेकिन आपने जनता के सवालों का जवाब नहीं दिया। मैं इंसिस्ट करूंगी पहले आप वो जवाब दीजिए, फिर शलभ मणि त्रिपाठी से मैं इनवाइट करूंगी कि वो आपको काउंटर करें। जब ये यात्रा निकाली तब राहुल जी का उद्देश्य बहुत क्लियर था कि जो मुद्दे जनता के बीच में कहीं न कहीं रोके जा रहे थे, कि जिन मुद्दों पे भाजपा का एक षड्यंत्र रहा है कि चर्चा नहीं होने देनी है, अगर लोग हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं आएंगे तब जाके तो महंगाई और बेरोजगारी के जवाब मांगेंगे। अब जब तक स्मशान और कब्रिस्तान में से बाहर आएंगे तभी जो गरीबी के उसके सामने जवाब मांगेंगे, घर मांगेंगे, रोटी मांगेंगे, खाना मांगेंगे, पानी मांगना ही नहीं देना। उनके दिमाग में जहर भर दो, उनको लड़ाते रहो जिससे अपनी रोटी सत्ता की हो। पर जनता समझ गई, राहुल गांधी जी ने उद्देश्य तय किया। जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तब ये सारे लोग मजाक कर रहे थे कि राहुल जी नहीं चल सकते हैं। भाई साहब, मजाक नहीं है 3000 किलोमीटर चलना, जरा चल के दिखाइए।
आप लोग गाड़ी में यात्रा कीजिए, जब पद यात्रा करते हैं तब मालूम चलता है कि आप कितने सिंसियर हैं। आप मजाक उड़ा सकते हैं, आप कितने गंभीर है जनता के मुद्दे के लिए। भाजपा इसी पद यात्रा करके दिखाए, मैं चैलेंज करता हूं, आपके किसी भी नेता को बोलिए 3000 किलोमीटर चल के दिखाए, नहीं चल पाएंगे। शलभ मणि त्रिपाठी जी, 30 सेकंड में आप अपना काउंटर दीजिए, क्योंकि सवाल अभी पब्लिक के और भी हैं। शलभ मणि त्रिपाठी जी, 30 सेकंड में काउंटर। बड़ा अच्छा लगता है अगर रोहन गुप्ता जी ये भी बता देते कि चाइना से क्यों पैसे लिए थे गांधी ट्रस्ट में, ये भी बताना चाहिए था। ये भी बताते हैं, बोलने दिए रोहन जी, मेरा समय है, मुझे बोलने। दूसरा ये भी बताते हैं कि जब पूरी दुनिया हमारे सैनिकों का शौर्य देख रही थी, तब राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को लेकर पूरी दुनिया में हमारे सैनिकों का अपमान किया। क्यों किया राहुल गांधी ने? क्यों ये कहा कि हमारे लोग पिटे? अब तो हमारे सैनिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो चाइना के किस तरह बात नहीं हो पाएगी। नाविका जी देखिए, आपने मेरा 30 सेकंड बेकार किया, मुझे बोलने दिए रोहन जी, घबराइए मत, मैं सच बोलूंगा, आप परेशान मत होइए। आपको जवाब मिलेगा, मैंने आपको टोका नहीं, मुझे जवाब दीजिए। रोहन गुप्ता जी, मुझे ऑर्डर 30 सेकंड वो बोल ले, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। जी शलभ मणि जी। नहीं देखिए, आप देखिए ना, आप हमारे जो सैनिक हैं उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है हमारी सेना के सामने कि वो एक तरफ तो चाइना के सैनिकों को पीटे, उनको बुरी तरह कूटे, उसके बाद वीडियो भी बनाए, वीडियो भी भेजे, तो भी राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है कि नहीं साहब हमारे सैनिकों ने शौर्य दिखाया पूरी दुनिया के सामने। दुनिया में आप पूछिए लोगों में क्या है, किस तरह का भ्रम की स्थिति उत्पन्न की राहुल गांधी ने। दुनिया के लोगों ने पूछा कि भाई भारत की सरकार कह रही है, वीडियो दिखाई दे रहा है, फिर देश का एक बड़ा नेता ये क्यों कहता है कि आपके लोग पिट गए? सच कौन बोल रहा है? तो आप देश के साथ मजाक क्यों करते हैं? पब्लिक के कुछ और सवाल हैं, आपके 30 सेकंड खत्म होते हैं। पब्लिक के और सवाल, वाराणसी से धर्मेंद्र कुमार सिंह का सवाल है, लखनऊ से मोनिका दुबे का सवाल है। आइए सुनते हैं पब्लिक के ये सवाल। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह। मेरा एक सवाल है, प्रधानमंत्री के दिल्ली रोड शो को क्या माने? चुनाव तो अभी दूर है, क्या अभी से कैंपेनिंग शुरू हो गई है? सर, मैं जानना चाहती हूं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से पीएम को चुनौती दे रहे हैं या विपक्ष के उन नेताओं को जो पीएम पद की ख्वाहिश रखते हैं। पहले त्रिपाठी जी, आज यात्रा रोड शो के लिए उद्देश्य क्या था? क्या कैंपेन 2024 का शुरू हो गया? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, पूरे देश भर से हमारे जो प्रतिनिधि है पहुंचे हुए हैं। आपने देखे ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, आपने देखा फूलों की बारिश भी हो रही है। तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले जहां भी जिस भी जगह पे होती है वो एक तरह का उत्सव का माहौल होता है, और इस नाते प्रधानमंत्री जी ने वहां पर लोगों का अभिवादन किया, अभिनंदन किया। अब ये हमको गौरव हासिल है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे तो बहुत गर्व होता है कि हमारे पास एक लीडर ऐसे हैं जिन पर लोग उमड़ पड़ते हैं। आप देखिए विभिन्न राज्यों में गए हैं, किस तरह माताओं बहनों का आशीर्वाद मिलता है, किस तरह नौजवानों का साथ मिलता है। जी की एक ही मुहिम थी कि जब लोग मजाक उड़ा रहे थे, जब इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया राहुल जी की छवि खराब करने पे, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में 9 बड़े बड़े झूठ फैलाए, फिर भी जनता समझ गई कि इस बंदे में दम है, ये जनता के मुद्दे लेके चल रहा है, आगे जनता तय करेगी, हम लोग थोड़ी भविष्यवेता है। इतना अहंकार तो कभी नहीं आना चाहिए कि हम लोग इतनी सीटें जीतेंगे, फिर जनता क्या करती है, और यही अहंकार को जनता जवाब देगी। रीजू दत्ता जी, बस 10 सेकंड में बता दीजिए, राहुल गांधी आप विपक्षी दलों के बड़े नेता हो सकते हैं, मानेंगे आप? देखिए, ये बात कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी जवाब नहीं दे सकती, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि विपक्ष की यूनिटी में राहुल गांधी जी और कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भारतवर्ष में 200 सीटों में बीजेपी के साथ कांग्रेस का डायरेक्ट लड़ाई है। बिल्कुल, और मेरा नजरिया इस पूरे मुद्दे पर इतना ही है कि राजनीति जो है वो है गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, और राजनीति में 24 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, 2024 की रेस शुरू हो चुकी है और सब दल अब इसमें कूद चुके हैं। कौन आगे कौन पीछे ये जनता तय करेगी, लेकिन हमने कुछ ही देर पहले पवन खेड़ा जो मीडिया सेल के प्रमुख हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे बातचीत की थी। आइए सुनते हैं उस बातचीत के कुछ अंश। और आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं सवाल पब्लिक का शो पर, पवन खेड़ा जी, मुख्य मीडिया
के साथ इनका रोल है कांग्रेस पार्टी में, और आज पवन खेड़ा जी बहुत बहुत सालों के बाद आपकी वापसी हुई है टाइम्स ग्रुप के किसी चैनल पर। पवन खेड़ा जी, मेरा सवाल आपसे है कि भारत जोड़ो यात्रा अब लगभग अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तकरीबन 70 किलोमीटर का सफर रह गया है। आप इस यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य अचीवमेंट क्या कहेंगे? राहुल गांधी का इमेज मेकओवर, कांग्रेस जो एक थोड़ी बिखरी हुई थी, उसका एक संपर्क जनादेश से टूटा हुआ था, उसको सुधारने की यात्रा, पॉलिटिकल यात्रा, या सिर्फ मोहब्बत वाली यात्रा? आपने जो ऐसे शुरुआत की नविका जी कि कांग्रेस बिखरी हुई थी या राहुल गांधी की छवि, कम से कम वो तो नहीं है इसका मकसद। इस यात्रा का मकसद, जाहिर सी बात है, हम राजनीतिक पार्टी हैं तो राजनीतिक तो है ही, और समाज का ऐसा कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होता जो राजनीति से अछूता होता है, तो राजनीतिक यात्रा तो है ही। मोहब्बत फैलाना भी और अपने नैरेटिव को फैलाना एक राजनीतिक काम भी है, एक सामाजिक दायित्व भी है और राजनीतिक दायित्व भी है। तो यह यात्रा कुल मिलाकर हमारे राजनीतिक जो संवाद है, जो नैरेटिव है, जो बिगड़ चुका है इस देश में पिछले 8-10 सालों में, उसको सुधारना, उसको दुरुस्त करना और संवैधानिक मूल्यों की बात वापस से स्थापित करना, यह इसका मकसद रहा। पवन खेड़ा जी, आज कांग्रेस की तरफ से जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का एक बयान भी आया है, ट्वीट भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी डरी हुई है, प्रधानमंत्री इनसिक्योर है, इसीलिए रोड शो कर रहे हैं दिल्ली में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज पब्लिक भी ये सवाल पूछ रही है कि डरा हुआ कौन नजर आता है, जो 21 पार्टियों को बुला रहा है साथ खड़े होने के लिए ताकि बीजेपी से मुकाबला कर सके, या वो जो अकेले लड़ता चला जा रहा है और 2 बहुमत वाले जनादेश उसे मिले हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले? एक बात का धन्यवाद तो पूरा देश, और उम्मीद करता हूं कि मीडिया भी राहुल गांधी को देगा कि जो बादशाह सलामत हवा में उड़ने की आदत हो गई थी जिनकी, आज उनको सड़क पर ले आए। भले 1 किलोमीटर के लिए लाए, लेकिन लाए तो सही। पवन खेड़ा जी, दिल पर हाथ रखकर कहिए, नरेंद्र मोदी जी कभी भी सड़क से हटे नहीं थे। कम से कम ऐसे में कई दृश्य आपको दिखा सकती हूं। हाल ही के गुजरात के चुनाव में रोड शो चलकर लोगों से संपर्क करना, चाहे त्रिपुरा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, ये सब तो उन्होंने बहुत किया हुआ है। तो क्या ये कटाक्ष आपका सही है, या ये कांग्रेस डिफेंसिव मोड से निकलकर अग्रेसिव मोड में आ रही है? नविका जी, चुनाव में सड़क पर निकलना और बिना चुनाव के सड़क पर निकलना, और सड़क पर निकलने का जो तात्पर्य है वो है लोगों की सुनना। हमारा सड़क पर निकलना मतलब लोगों की सुनना। मोदी जी का 1 किलोमीटर का रोड शो, लोगों की सुनने तो अभी भी नहीं निकल रहे। चुनाव में निकलने का आप इससे तुलना कर नहीं सकते। और हां, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ये कोरोना से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता क्या है कि तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त तो एक चिट्ठी आ रही थी, कोरोना का प्रेम पत्र आ रहा था राहुल गांधी के नाम, साहब भारत जोड़ो यात्रा बंद करिए, कोरोना आ रहा है। ये आज रोड शो में कोरोना कहां चला गया? बड़ा अच्छा रिश्ता है इनका आपस में। मैं जानना चाहता हूं कि आज कम से कम आपका चैनल जरूर, मुझे लगता है, इस पे डिबेट करेगा कि कोरोना गया कहां, इनके रोड शो पे क्यों नहीं आता, और रिश्ता है क्या इनका कोरोना से, ये भी जरा उजागर करिएगा आज। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लोगों की बात सुन रही है। आपकी बात क्या राजस्थान में, आपके अपने प्रदेश में कोई सुन रहा है? क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के आपस की जो खींचातानी है वो तो लगभग 4-4.5 सालों से ऐसे ही चल रही है जैसे पहले दिन चल रही थी। तो पवन खेड़ा जी, इससे पहले कि भारत के बाकी लोग आप पर विश्वास करें, आपके साथ जुड़े, आपके अपने नेता जुड़ेंगे क्या? सवाल आपने अच्छा पूछा,
भारतीय जनता पार्टी का जो राजस्थान यूनिट है, मुझे नहीं मालूम, शायद आपको जानकारी है या नहीं, कि उसमें कितने गुट हैं। पुनिया गुट, वसुंधरा गुट, ओम बिरला गुट, ओम माथुर गुट, गजेंद्र सिंह शेखावत गुट और एक शायद संघ का अलग गुट भी चलता है। 5 गुट जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के हों, उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सचिन पायलट और गहलोत साहब क्या कर रहे हैं वहां? अपना अपना काम कर रहे हैं। सचिन पायलट जनसंपर्क कर रहे हैं, पूरी तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं, आज ही शुरू हुआ है शायद उनका जनसंपर्क। गहलोत जी सरकार चला रहे हैं और सरकार भी ऐसी चला रहे हैं जिसका सर्टिफिकेट मोदी जी को भी देना पड़ गया कि साहब कोविड से बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी। जो हमारी वहां चिरंजीव योजना है, स्वास्थ्य योजना है, जो वादे वहां किए और जो वादे नहीं किए वो भी पूरे किए गए। तो कम से कम थोड़ी तारीफ भी कर लिया कीजिए कभी कभी हमारी सरकारों की। चलिए, तारीफ आपकी पब्लिक करेगी, लेकिन पब्लिक एक सवाल और पूछ रही है कि जिन राज्यों में चुनाव होना है, आपकी भारत जोड़ो यात्रा वहां से कम निकली है। चाहे छत्तीसगढ़, जहां इस साल के अंत में चुनाव होना है, कुछ समय बिताया नहीं आपने वहां पर। तो इसका अगर राजनीतिक उद्देश्य था तो आपने चुनाव से क्या हाथ और पल्ला दोनों झाड़ लिया है? नविका जी, यात्रा तो हिमाचल से भी नहीं गुजरी, हम जीते। इस यात्रा का चुनाव जीतने से, लड़ने से, इमीडिएट चुनाव लड़ने से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। तो वहां से भी नहीं निकले और हिमाचल से भी नहीं निकले, तो इसका जाहिर होता है कि उसका चुनावों से कोई संबंध नहीं था, उस वक्त के चुनावों से कोई संबंध नहीं था। आपकी और इस देश में आपके दर्शकों की आदत खराब न हो जाए कि नेताओं को तभी सड़क पर निकलना चाहिए जब चुनाव हो। यह आदत भी आप लोगों की थोड़ी सुधारनी चाहिए, हम लोगों को मिलकर। हमारी तो सुधारी दी आप लोगों ने, आपकी भी सुधारनी चाहिए कि साहब नेताओं को वैसे भी सड़क पर निकलना चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए। हमारी आदत खराब किसने की आपको मालूम है? वो मन की बात करने वाले एक शख्स ने। वो अपने मन की बात सुनाए चले जा रहे हैं, सुनाए चले जा रहे हैं। जब मन हुआ, चुनाव आया, रोड शो कर दिया, हाथ हिला दिया, हो गया काम। ऐसा नहीं चलता। इस देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे मोदी जी वाकिफ नहीं है, यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जोशीमठ का उदाहरण देता हूं। जोशीमठ की समस्या से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको क्या मतलब है कि समस्या कहीं बाहर लोगों को नहीं मालूम पड़ जाए। इसरो को बोला साहब आपने बाहर कैसे कर दी है रिपोर्ट, मीडिया से कैसे बात कर दी। ये आप देखिए सरकार चलाने का इनका तरीका कि कहीं नविका कुमार को सूचना नहीं मिल जाए जोशीमठ की। उनको चिंता ये नहीं है कि नविका कुमार क्या कहेंगी क्या नहीं कहेंगी, उनको सिर्फ ये चिंता है नविका कुमार को नहीं पता चल जाए जोशीमठ धंस रहा है। क्योंकि नविका जी के शो को लोग देखते हैं, वो लोग देखेंगे तो उनको भी जानकारी मिल जाएगी। इस तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस तरह से सरकारें नहीं चलानी चाहिए। ये फर्क आपको भारत जोड़ो यात्रा में और मोदी जी की वोट जुगाड़ो यात्रा में अंतर दिखेगा आपको। पवन खेड़ा जी, फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर इतनी ही बुरी सरकार चला रहे हैं, अगर इतना ही सच छुपा रहे हैं, तो 2 बार जनादेश इतना बहुमत वाला कैसे मिल गया? और सिर्फ लोकसभा के 2 बार नहीं, आप कई राज्यों के। इस पार्टी तो इस देश में जितने लोकसभा चुनाव हुए सबसे ज्यादा कांग्रेस जीती। तो साहब सबसे ज्यादा चुनाव तो राज्यों में भी कांग्रेस ही जीतती आई है पिछले 70 सालों में। तो आज के बाद नविका कुमार हमें वादा कर दें और मोदी जी के बिहाफ पर भी मीडिया हमें वादा कर दे कि न नेहरू जी के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे, न इंदिरा गांधी के खिलाफ, न लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ, न राजीव गांधी के खिलाफ, न नरसिम्हा राव के खिलाफ, न मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, इनमें से अब किसी के भी खिलाफ एक शब्द भारतीय जनता पार्टी या नविका कुमार नहीं बोलेगी, हम भी चुप हो जाएंगे, हम भी घर बैठ जाएंगे। चला दीजिए अब मीडिया से लोकतंत्र अपना। ऐसे थोड़ा ही चलता है लोकतंत्र। चुनाव जीत गए तो हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए। नोटबंदी भी सही है, कोविड में कोई मरा ही नहीं क्योंकि मोदी जी चुनाव जीत गए। जनाब, हम लोग भी चुनाव जीतकर ही सरकारें बनाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी 2 बार चुनाव जीतकर ही सरकार बनाए थे। उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें चुनाव जीतकर ही आती थी। कोई इंपोर्टेड नहीं थे हम लोग, कोई स्वर्ग से नहीं सीधा प्लांट कर दिए कि आप जाओ सरकार बनाओ। हमने भी मेहनत की, सरकार बनाई, देश का भी निर्माण किया। इन्होंने तो सिर्फ सरकारों का निर्माण किया, हमने राष्ट्र का भी निर्माण किया, हमने समाज का भी निर्माण किया, हमने सामाजिक कुरीतियों के भी खिलाफ आंदोलन छेड़े। महात्मा गांधी का आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था,
हिंदू समाज के भीतर, भारतीय समाज के भीतर, हमारी संस्कृति के भीतर जो दिक्कतें आ रही थी, जो गलतियां थी, उनको सिर्फ सुधारने का भी एक आंदोलन था। तो हमारी मेहनत को इनकी मेहनत से आप तुलना मत कीजिएगा कभी भी। ना इतिहास में कभी ऐसी तुलना हो सकेगी, ना आने वाले सालों में कभी कोई तुलना हो सकेगी। हमारी मेहनत राष्ट्र निर्माण की मेहनत है, इनकी मेहनत सरकार निर्माण की मेहनत है। गोवा में जीते या नहीं जीते, खरीद फरोख्त कर लो, ये होता है। मध्य प्रदेश में हार गए, चलिए खरीद लो, ये होता है सरकार निर्माण। और फर्क देख लीजिए जो राष्ट्र निर्माण करने वाली पार्टियां। चलिए, मध्य प्रदेश में तो आपके पुराने मित्र थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब आप कह रहे हैं उनको खरीद लिया। उस डिबेट में फिर कभी पुरानी बात हो गई। लेकिन पवन खेड़ा जी, दो बातों पर आपसे सवाल पूछूंगी। आपने कहा डीजल पेट्रोल की महंगाई है, बिल्कुल है। और आपकी ही सरकार जो हिमाचल में हाल ही में आई है, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, लेकिन डीजल के दाम तो उन्होंने आते ही बढ़ा दिए। तो ये वादा खिलाफी नहीं है? और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आप, बिल्कुल आपका हक है, आप विपक्ष में हैं, आप किसी को भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन मुद्दा ये है कि बात किसकी ज्यादा मायने रखती है, कितने राज्य इस दौर में। अब 70 साल का हिसाब छोड़कर इस दौर की अगर बात की जाए तो इसमें तो आपको मानना पड़ेगा ना कि पॉपुलैरिटी स्टेक्स में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब तक पिछले 9 सालों में थोड़ी विफल रही है। मल्लिका जी, आपने 2 सवाल पूछे। पहले मैं हिमाचल पे आता हूं, फिर आपके दूसरे सवाल पे भी आता हूं। हिमाचल में जो आउटगोइंग सरकार थी, जयराम ठाकुर साहब की सरकार, उसने खजाने की क्या स्थिति की वो पूरी हिमाचल का एक एक व्यक्ति जानता है। हमने अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कुछ वक्त के लिए बढ़ाए हैं। ओपीएस हमारा एक वादा था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उस वादे को पूरा करना आवश्यक था क्योंकि जनता की डिमांड थी और बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी। आपने जश्न देखा परसों जब कैबिनेट ने पहला डिसीजन ये लिया, आपने देखा कितना ज़बरदस्त लोगों ने खुशी का इजहार किया। तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये टेम्परेरी है, इसके बाद सही वक्त पे आपको दिखेगा। और आज भी हिमाचल उन राज्यों में शुमार नहीं है जिसमें पेट्रोल डीजल सबसे ज़्यादा महंगा है, इसलिए मैं मानता हूं बढ़ाया है। और यह भी आपको मैं बता दूं, ये कुछ वक्त के लिए बढ़ाया। अब आपने बात की कि पिछले 9 साल में सबसे ज़्यादा सरकारें बीजेपी की हैं। नविका जी, मैं आपको याद दिलाता हूं आपके शोज़, आप तब भी बड़ी सक्रिय पत्रकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, रोज शाम को आप खुलकर हमला बोलती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार पर। बोलती थी, बताइए आप हमला बोलती थी या नहीं बोलती थी? शीला दीक्षित की सरकार पे। और बिल्कुल ये आपका काम था, एज ए जर्नलिस्ट आपका अधिकार था ये और कर्तव्य भी था। आज वो नविका कुमार कहां है? आज वो मीडिया कहां है? आज का विपक्ष अनाथ है, तब का विपक्ष अनाथ नहीं था। उसके साथ नविका कुमार थी, उसके साथ और अन्य बड़े नामी गिरामी पत्रकार थे आपके जैसे। आज का विपक्ष अनाथ है, हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं, जितनी आंखें लोगों की खुलती हैं उतना टीवी बंद होता चला जा रहा है। और जितना टीवी बंद होता चला जा रहा है, मोदी जी की किस्मत भी बंद होती चली जा रही। सड़क पे आ गए, आज देख लीजिए, भले 1 किलोमीटर के लिए आए ना। ये मोदी जी का आज सड़क पर आना, नविका कुमार जी, आपकी हार है। माफ कीजिएगा, मैं आपके मुंह पर कड़वा बोलता हूं, जैसे आप बोलते हैं, आप ही से सीखते हैं हम कड़वा बोलना, और बोलना भी चाहिए। और ये जीत लोगों की है, ये जीत आपके उन भूतपूर्व दर्शकों की है जो सोचते थे कि नविका जी कहां चली गई। 2014 से पहले वाली नविका जी को जो हम सब ढूंढते थे, आज वो नविका जी शायद अब मिल जाएंगी सबको। पवन खेड़ा जी, आप कड़वा बोलें, मीठा बोलें, आपका हक है, आपका अधिकार है, लेकिन मैं आपको बस एक सूचना देना चाहती हूं। 2013-14 के बाद हम कहीं नहीं गुमे, हम यही हैं, नाविका कुमार भी यही है, वही काम कर रही है जो पहले किया करती थी। बस कांग्रेस आज 9 साल के बाद टाइम्स नाउ नव भारत पर आई है, टाइम्स नेटवर्क पर आई है। कांग्रेस ने बात करनी बंद कर दी थी क्योंकि शायद जो पुराने सच थे आपको अच्छे नहीं लगे। आपने सोचा
तथ्य नहीं, इंसान पे चले जाओ। आपने नाविका का साथ छोड़ा, नाविका तब भी यही थी, यही काम कर रही थी, अब भी कर रही है, लेकिन आज मिले हैं तो बिल्कुल सकारात्मक काम आप भी कीजिए मीडिया के साथ। उंगली जब उठाएं तो थोड़े अपने सत्यों की तरफ भी देखा करें, लेकिन उम्मीद करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नेशन बिल्डिंग के लिए जरूरी है, और हम इस अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में एक दूसरे का साथ देंगे तो शायद देश आगे बढ़ेगा। नाविका जी बिल्कुल सही बोला आपने। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ साथ सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए। आप तब भी वही काम कर रही थी जो आज आप कर रही हैं, बिल्कुल सही। तब भी आप कांग्रेस पर हमला बोलती थी, आज भी आप कांग्रेस पर हमला बोली, यही शिकायत है आपसे। हम आपके साथ, मीडिया के साथ, विपक्ष और मीडिया का चोली दामन का साथ होता है, हर लोकतंत्र में होता है। मजाक की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, और मैं जानता हूं यह बात आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हैं। हम आपकी इज्जत तब करते थे जब आप हमारी सरकारों पर हमला बोलते थे। हम यही चाहते हैं मीडिया अपना काम करता रहे, जो सरकार है उसको अकाउंटेबल तो बनाइए। लोकतंत्र के पहरेदार आप हैं, हम अकेले नहीं, आप भी हैं। बस यही एक दूसरे को याद दिलाना पड़ता है, और कोई बात नहीं, इसमें कड़वा मीठे की बात नहीं होती। बिल्कुल पवन खेड़ा जी, अब मिले हैं तो आगे बढ़ेंगे, और हर मुद्दे पर डिबेट भी होगी, चर्चा भी होगी, सवाल जवाब भी होंगे, मीठा कड़वा भी होगा, लेकिन बिल्कुल जो एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस देश के, आप राजनीतिक दल हैं, हम मीडिया हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये देश आगे बढ़े। आप हमारे साथ जुड़े, इतने समय के बाद जुड़े, आपका धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं ये वार्तालाप, ये कॉन्वर्सेशन, ये डायलॉग आगे भी चलती रहेगी।